मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम आगे का चैप्टर रीड कर लेते हैं। अब लेखक और जो बूंद की आपसी बातचीत हो रही है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। बड़े आनंद का समय रहा होगा वह जब तुम इतने परिवर्तन के साथ कभी बर्फ में कभी भाप में बदलती रही। बड़े आनंद का, बूंद ने बोला। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक मैं ऐसे रही। कई लाख? लेखक चौंक गया। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है, यानी मेरे जीवन काफ़ी लंबा होता है। मैंने ऐसे दीर्घ जीव से वार्तालाप करके जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। यानी दीर्घ जीव यानी जो लंबे समय तक जीवित रहता, और वार्तालाप यानी बातचीत करना उससे अच्छा लगा और धन्य मांगा उन्होंने। हम शांति से बैठे एक दिन अपने हवा से खेलने की कहानी सुन रहे थे कि एक अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या हुआ? इतने दिन आन से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भारी भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है। उनके तरे शरीर पर हम फिसल रहे हैं। यानी कि जब हम बर्फ में थे तो काफ़ी हमने आनंद काटा था, लेकिन अब दुख सहने का साहस हमें न था। अब याद हुआ कि जो हमारी जो बर्फ बना हुआ था, हमारे जो नीचे हमारे जो भाई बने थे, बर्फ बने थे, वो पिघल रहे हैं और वो तल रूप में आ रहे हैं और हम उनके ऊपर तैर रहे हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। पहले वो कह रहे हैं मैं समुद्र में घूमती रही, फिर गर्म धारा से मेरी भेंट हुई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाना चाहते थे वो, और इसके फलस्वरूप मैं पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत, यानी वो वर्णन करने लायक है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में मेरे केवल भाई बंधु का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा पड़ा है। पहले पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल भी नहीं भाया, अच्छा नहीं लगा, जीव मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो गया। यानी वो बूंद कह रही है कि जब मैं पहले समुद्र में गई थी तो मुझे बिल्कुल भी उसका खारापन जो नमक के कारण था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में सब आदत हो गई मुझे। एक दिन मैंने भी जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर से तो बहुत घूम चुकी, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, यानी उन्होंने गहरे में जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मन भारी यानी बहुत ज़्यादा भारी हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। और उसकी बूंद ने ऐसी क्या चीज़ देखी होगी वो हम पढ़ रहे हैं। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने, मेरी आंखें दुखने लगी थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो उसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती और जब भूखी होती तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है, लेखक कह रहा है कि ये भी अजीब है। जब मैं और नीचे समुद्री गहराई तक पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ भी जंगल है, छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी है, क्योंकि वो काफ़ी गहराई में रहते हैं और वहीं पड़े ही रहते थे। यह सब देखने मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह आ चुकी थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बताते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता चला जाता है। यानी जो उसकी बूंदें थी, जो पानी की बूंद थी, वो नीचे जाके पेड़ भूमि में चली जाती थी। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। मैं कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहां पड़ा रहना ठीक था, परंतु कुछ उत्साही युवा भी थे, यानी कुछ करना चाहते थे। वे एक स्वर में बोले हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या क्या छिपा हुआ है। यानी वो जानना चाहते थे कि पृथ्वी के भीतर क्या छिपा हुआ है। जब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था।
यानी सब कुछ तरल था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ जा रहे थे, आगे जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह आ पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था, यानी टेम्परेचर काफ़ी हाई था। यह हमारे लिए असहनीय था, हमसे सहन नहीं हो रहा था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। जो हमारे आगे थे उनका शरीर ओजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी, यहाँ से वो बच निकली। हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। जो पृथ्वी अंदर से वो हिल रही थी। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे क्योंकि उनके साथ पहली बार हुआ था। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। दृश्य बड़ा ही शानदार था और उसे देखने की हम बार बार इच्छा होने लगी। तो आप ये समझ गए होंगे कि ज्वालामुखी ही में ऐसा होता है। मैं समझ गया, लेखक बोलता है कि तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोगों से ज्वालामुखी ही कहते हो। जब तक हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। भाप काफी बड़ी मिली। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े, यानी उनको साथ मिल गया था। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती थी और कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोल करते हुए, यानी वो भाप बनकर इधर उधर घूम रही है। बहुत से भाप जल के मिलने के कारण हम भारी हो चले थे और नीचे झुक आए थे। एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े, यानी बारिश हो गई। मैं एक पहाड़ पर गिरी, अपने साथियों के साथ मैली कुचैली होकर एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने से जो आनंद आया, मुझे मैं भूले ही नहीं भूला जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिर पड़े। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। जो तुम इतनी देर देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही ने बनाई है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं, यानी जो बारिश तेज होती है तो वो चट्टानों को भी काट देती है। लगातार से जो मूसलाधार बारिश हम कह सकते हैं। अपने विजयों से उन्मत्त होकर, यानी वो खुश होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए थे। मेरी इच्छा बड़े दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई जहाँ की समतल बागें मिल जाती है उसे। सरिता के वे दिवस बड़े मजे, नदी के जो दिवस थे दिन नदी में जाने के, वो भी बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक और उसको देखने को बढ़ी तो अपने हाथ दुर्भाग्य को नोता दे दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। ये वो वहाँ की बात कर रहे हैं जो प्रदूषण फैक्ट्रियों में से जो धुआं निकल रहा है। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं उसमें से निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ में पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। अब वो रुक गई, उसको सूर्य के निकलने का इंतजार था। अब सूर्य निकल रहा था और उसकी कहानी भी पूरी हो चुकी थी। बस मैंने कहा, हाँ बस तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल रहे हैं, मुझे रोक कर तुम नहीं रख सकते। और वह उसकी बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल, यानी वो अब उड़ने की शक्ति आ गई थी सूर्य के निकलते हुए और वो वहां से चली गई। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है पानी की कहानी कंप्लीट हुआ।